तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या रहा कि प्राइवेटाइजेशन हमारा क्या था कि जो भी हमारी एक्टिविटी है, कोई भी फंक्शन है, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, हमने प्राइवेटाइजेशन क्यों किया था? दो मेजर रीजन थे। एक तो हमने गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कंपोजिशन को बेटर करने के लिए, और दूसरा जो भी उनके काम करने के तौर तरीके हैं उनकी परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बेटर यूटिलाइजेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन वाज नेसेसरी। अब वही होता है कि एवरी कॉइन हैज टू साइड। प्राइवेटाइजेशन के अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो हमें अगर बात करें कि प्राइवेटाइजेशन के आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको हमने फुली यूटिलाइज किया। जितने भी सिक यूनिट्स का बर्डन था, उन सिक यूनिट्स का बर्डन हमने पब्लिक सेक्टर से हटा दिया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में हमने ये ऑफर किया ना कि जितने भी सिक यूनिट्स है दे शुड बी सोल्ड टू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। ये पब्लिक सेक्टर उनको सेल कर देगा। हमारी जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो मॉडर्नाइज हो गई, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीयूसीज हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बेटर हो गई। मतलब दे आर मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स द एफिशिएंसी, टुवर्ड्स द रिजल्ट्स, टुवर्ड्स द आउटकम। तो ग्लोबलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की वजह से मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस भी आ गई। ये सब हमने कहा कि चलो बेनिफिट्स हैं, लेकिन नुकसान क्या है? हमने अपनी प्लानिंग में कहा कि जो 6 यूनिट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर क्लोज कर देंगी एंड वो प्राइवेट सेक्टर रिवाइव कर लेंगे। ये तो प्लानिंग का पार्ट था, बट एक्चुअली में हुआ क्या? प्राइवेट सेक्टर ने वो 6 यूनिट्स लिए ही नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन पब्लिक सेक्टर पे एज इट इज रहा। प्राइवेट सेक्टर ने कोई भी ऐसा रिस्की प्रोजेक्ट नहीं लिया जो कि उनको लॉस मेकिंग बन जाए। उन्होंने अपनी इनकम, अपनी वेल्थ पे ज्यादा कंसंट्रेट किया। उन्होंने सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ऑप्ट ही नहीं किया। दे डिडंट शो देयर इंटरेस्ट टू बाय दोज यूनिट्स। ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम आई कि हमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की, बट वो प्लानिंग एग्जीक्यूट तो नहीं हुई ना। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन तो मिला ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है प्रॉफिट मोटिव के लिए, पब्लिक सेक्टर काम कर रहा था सोशल वेलफेयर के लिए। अब सोशल वेलफेयर हो गई खत्म, प्रॉफिट मोटिव हो गया ऊपर। इसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज इन इनकम थी वो बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि रिच बिकम मोर रिच, पुअर बिकम मोर पुअर। यही तो हुआ उसकी वजह से, क्योंकि वो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो। ठीक है, तो इस वजह से ये उसके प्राइवेटाइजेशन के नुकसान रहे। बट हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि प्राइवेटाइजेशन टोटली फेल रहा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी आप इंट्रोड्यूस करोगे, कोई भी पॉलिसी लगाओगे, उसके बेनिफिट भी होंगे और नुकसान भी होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टोटली फेल ही हो गया। वो हुआ था सक्सेसफुल इन सम एरियाज, जैसे कि एजुकेशन में, पावर सप्लाई में, या कम्युनिकेशन में बेटर ही हुआ। ठीक है, तो अब देखो कितनी इजीली हम लोग टेक्नोलॉजी की वजह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये सिर्फ BSNL और MTNL के भरोसे रहता तो ये वाईफाई कनेक्शन इतने अच्छे नहीं होते ना, ये ऑनलाइन क्लास हम नहीं कर पाते ना। तो ऐसा तो है नहीं कि नुकसान ही हुआ है, फायदा भी हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल्स मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे सारे बच्चों को। ठीक है, वहां पर उनको पता था कि हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल में भी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब बेटरमेंट हुई ना सब जगह, क्योंकि अब हर एक जगह चैलेंजेस आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वेस्ट ही रहा, अच्छा भी रहा इसका एस्पेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्राइवेटाइजेशन के मेजर्स। प्राइवेटाइजेशन मेजर्स दो तरह से मेजर्स रहे। क्या रहे? एक तो डिसइन्वेस्टमेंट थी, डिसइन्वेस्टमेंट में एक माइनॉरिटी सेल
एक स्ट्रैटेजिक सेल, और दूसरा पॉलिसी ऑफ नवरत्नास। ठीक है, देखो डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स को रिवर्स कर देना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने की जगह डिसइन्वेस्ट कर देना, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की होल्डिंग्स हैं वो उनको सेल कर देते हैं। ठीक है, तो उसको सेल कर देना इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब उसमें अगर वो 51% तक का शेयर सेल कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, तो दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी सेल। ठीक है, लेकिन अगर अबव 51% से ज्यादा है तो हम कहेंगे स्ट्रैटेजिक सेल। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर तो 51% से कम है तो माइनॉरिटी, लेकिन अगर 51% से ज्यादा है तो स्ट्रैटेजिक। ठीक है, तो ये होती है डिसइन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वे फॉर प्राइवेटाइजेशन, कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के सेक्टर जो गवर्नमेंट रन कर रही थी वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए कि भाई इसको अब से आप चलाओ, लेकिन पूरी तरह से नहीं सौंपा, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स कर लिए। ठीक है, फिर उन्होंने एक पॉलिसी, नवरत्नास की पॉलिसी, नवरत्ना तुमने पहले भी सुना होगा टर्म, नवरत्न, ये टर्म कब सुनी है? हैं? नवरत्न तेल, हाय हाय, के टाइम पे वो नवरत्न वो थे गोल्ड। थैंक यू अनन्या, शेम ऑन यू। अकबर के बचपन में सबने स्टोरी पढ़ी है, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे जिनके पास 9 अलग अलग स्किल थी और वो बहुत इनवैल्यूएबल स्किल्स थी उनके पास। उसी से ये आइडिया जनरेट हुआ कि हम अपने 9 रत्न, नवरत्ना पॉलिसी, 9 ऐसे PSUs बनाएंगे जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और वो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स होंगी। वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सोशल वेलफेयर के लिए काम तो सारी ही करती हैं, बट वो मेनली प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इसीलिए उनको स्पेशल रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे, उनको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, तो वो इस तरह से वो नवरत्नास थे। ठीक है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी दी जाएगी। हम लोग ये कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के मेजर्स कर रहे हैं, वो नवरत्नास थे। ये बात और है कि बाद में ये PSUs बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते आज की डेट में तो और ज्यादा है, लेकिन अगर हम अपनी NCERT को देखते हैं तो हमारे पास 2007-8 में 18 नवरत्ना कंपनीज आ गई थी। फिर नवरत्नास के साथ साथ और बहुत सारा हमारा कैटेगराइजेशन हो गया, जैसे महारत्नास, मिनी रत्नास, ये भी हो गए। तो हमारे पास कुछ 56 तरह की ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो कि मिनी रत्नास हैं। आप लोग एक काम करके लेकर आना कि नेक्स्ट क्लास में ये नवरत्नास कंपनीज कौन सी थी, फर्स्ट 9 नवरत्नास कंपनीज, वो लिख के लेकर आना और एट प्रेजेंट लेटेस्ट डेटा एज ऑन दिस डेट कितना है वो नोट डाउन करके लाना। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब हमने जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को हमने बहुत प्रमोट किया। तो हमने क्योंकि लिबरलाइज किया, हमने प्राइवेटाइज किया, तो उन दोनों का एक आउटकम निकल के ग्लोबलाइजेशन पर आया कि अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ट्रेड में डील करेंगे। अब हम दूसरी कंट्रीज के साथ कैपिटल भी शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शेयर करेंगे, सब शेयर करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो किया, कैपिटल का फ्री फ्लो किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो किया और ह्यूमन कैपिटल का फ्री फ्लो किया। तो हमने क्या क्या फ्री फ्लो किए, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल
टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स। अब इजी हो गया था दूसरी कंट्रीज में जाके पढ़ना या उनका यहाँ पे आके पढ़ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये सब इजी कर दिया। इसके लिए उन्होंने थोड़ा फ्रेमवर्क चेंज कर दिया। अब अगेन इसके भी कुछ फेवर में केसेस हैं और कुछ अगेंस्ट में हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में क्या पॉइंट्स है, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट यू थिंक कि दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? बेटर टेक्नोलॉजी, हमें बाहर से न्यू टेक्नोलॉजीज मिलती हैं तो उनको अडॉप्ट करना इजी होता है। और वाइडर मार्केट, आप अपनी कंट्री से बाहर के मार्केट में जाके काम कर रहे हो, अब आपके गुड्स, आपकी सर्विसेज बाहर भी जा रही हैं तो वाइडर मार्केट मिल गया। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है बिकॉज अब वाइडर मार्केट है तो आपके एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो रही है। अब और कोई बोलो, तुम रुको, अब और कोई बोलो। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, गुड। और इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन करेंसी, हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं। यस और कोई? हमारे ट्रेडिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर और बेटर इंप्रूव हो रहा है, ठीक है ना? हाँ, बस पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल रही है लोगों को, तो पॉवर्टी कम हो रही है। हेडिंग नहीं बतानी होती पढ़ के सिर्फ, ठीक है? और फिर जब हम दूसरे कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड हो रही है, जिसका हमें ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा है। अब अगर मैं कहूँ इसके अगेंस्ट के नुकसान बताओ, इसके अगेंस्ट क्या पॉइंट्स हैं, तो जिन्होंने फेवर में बताए थे वो लोग नहीं बताएंगे। अब इनइक्वालिटी, हाउ? जो बाहर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनके यूनिट कॉस्ट कम है, वो सस्ते मिल रहे हैं, चीपर मिल रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ के स्मॉल बिजनेसेस हैं उन पे एडवर्स इफेक्ट आ गया। हमारे यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको compete नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से हमारी इनइक्वालिटी बढ़ रही है और हमारा यहाँ पे काफी स्ट्राइक्स एंड ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये सब भी काफी ज्यादा होने लग गया था, ठीक है? तो ये ग्लोबलाइजेशन। बट अगर हमको ओवरऑल क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है तो क्रिटिकल एनालिसिस में आप पॉजिटिव भी लिखेंगे, आप नेगेटिव भी लिखेंगे और फिर एक कंक्लूजन जरूर देंगे। अगर आपने कंक्लूजन नहीं दिया तो आपके मार्क्स आधे तो वहीं चले गए। कंक्लूजन देना है और कंक्लूजन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप टोटली नेगेटिव कंक्लूजन दो, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। ग्लोबलाइजेशन के भी बेनिफिट्स तो हमें मिले ही हैं, ठीक है? तो आपको कंक्लूजन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही देना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, yes, who is going to explain? Start. मैम, आउटसोर्सिंग में था कि एक कंट्री जिसके पहली सर्विसेज होती थी, इंटरनल सर्विसेज, वो वही सर्विसेज कोई और कंट्री से लेती है। सब टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन हो गया, आईटी हो गया, बिकॉज वो उसे चीपर पड़ती है या तो उसे इजीली कम्युनिकेट हो जाती है। जैसे कि इंडिया में लेबर होती है तो यूएस वगैरह इंडिया से एक्सपोर्ट करता है लेबर सर्विसेज या फिर कुछ और, जो इंडिया में उसको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये आउटसोर्सिंग होता है। इसलिए इंडिया बहुत ग्लोबल स्पॉट बन चुका है आउटसोर्सिंग का। और भी ये फर्दर एक्सपैंड हुआ था टेलीकम्युनिकेशन की वजह से। टेलीकम्युनिकेशन की वजह से एक्सपैंड हुआ था क्योंकि इंडिया में स्किल्ड लेबर काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की जो स्किल्ड लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ के लेबर लॉज भी थोड़े फेवरेबल हैं टू देम।
ठीक है, तो वहां से बीपीओ स्टार्ट हुआ था, जो बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, तो बीपीओ की सर्विसेज स्टार्ट हुई थी टेलीकम्युनिकेशन से। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे बीपीओ या कॉल सेंटर जिसको हम कहते हैं, उनसे हटके ये सर्विसेज बैंकिंग पर भी आ गई, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शंस, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, बहुत सारे सेक्टर्स में ये सर्विसेज आती चली गई। तो इंडिया always became a hub for a good destination for outsourcing, ठीक है। बट अब ऐसा होने लगा है कि they start withdrawing their outsourcing services from India। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है कि now they feel threatened? हर बिग कंपनीज में इंडिया के लोग मिल जाते हैं, इंडियन हर जगह पाया जाता है। और क्या रीजन है कि दे आर विथड्रॉइंग? पॉपुलेशन से उन्हें क्या, उन्हें तो अच्छा ऑल स्किल लेबर मिलेगी। व्हाट एल्स? उनके यहाँ के जो लोग हैं वो, उनके लिए जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, क्योंकि इंडियंस हर जगह ऑक्यूपेंसी ले रहे हैं। एंड पहले उन्होंने इंडियंस को जो जॉब्स के लिए रखा था वो एक बहुत ही बेसिक स्मॉल लेवल जॉब्स थी, लेकिन अब इतने दिन में हम तो इंडियंस हैं, हम सीखते बहुत जल्दी हैं, हमारी लर्निंग पोटेंशियल्स बहुत अच्छी हैं। तो सीखते सीखते अब जितनी भी वो कंपनीज हैं, उन कंपनीज के हायर पोजीशन पे इंडियंस पहुंच गए। तो उनके लिए एक तो उनकी नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, दूसरा उनकी करेंसी बहुत ज्यादा इंडिया में इनफ्लो पे आ गई और उनके यहाँ से आउटफ्लो हो रही है। तो इंडिया एक वन ऑफ दी वेरी प्रॉमिसिंग नेशंस में आता चला जा रहा है, एंड थैंक्स टू आउटसोर्सिंग। उन्होंने आउटसोर्सिंग दी तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी ऑप्ट कर लिया। उन्होंने, ये कहते हैं ना लर्निंग फ्रॉम अदर्स कॉस्ट, तो यही हुआ कि लर्निंग हमने की पूरी कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी की, लेकिन कॉस्ट सारी उनकी लगी हमें सिखाने में, ठीक है। तो ये आउटसोर्सिंग, इसलिए अब थोड़ा धीरे धीरे वो इससे बैकफुट होने लग गए हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब भी थी। तो हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो किसके हिस्से में थी ये? आशीष, IMF बताओ बेटा। IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी ग्लोबल बैंक की तरह काम करने कंट्रीज के। मैम को लोन्स के थ्रू अगर किसी कंट्री फॉरेन मनी के उस पे इज रनिंग आउट ऑफ फॉरेन मनी, IMF अपने इम्पोर्ट्स के लिए पे नहीं कर पाती, तो IMF स्टेप इन करके उनको एक लोन देते हैं एंड उनको बैंकरप्ट होने से बचाते हैं। मैम उसको यूएस ने फॉर्म, कंट्रीज यूएस में मेट हुई थी और उन्होंने IMF को क्रिएट किया था जुलाई 1944 में। एंड मैम दिसंबर 27, 1945 में IMF ऑफिशियली फॉर्म हुआ था, जब कंट्रीज ने उसके आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट को साइन। मार्च 1, 1947 में IMF ऑफिशियली अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए। एंड मैम उसके 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, जो हम सिंपल टर्म्स में बेसिकली कंट्रीज विल वर्क टुगेदर ऑन ग्लोबल मनी मैटर्स, एक्सपेंशन और बैलेंस ग्रोथ इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक स्टेडी रेट पे ग्रो करे उसके लिए, और मैम करेंसी एक्सचेंज की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने, ताकि वो उनकी वैल्यूज चेंज ना हो बार बार। इंटरनेशनल लिक्विडिटी को एक्सपैंड करने के लिए, ताकि कंट्रीज पे कैश रहे यूज करने के लिए अपनी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए। फिर हम एक्सपैंडिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, ताकि पुअर कंट्रीज के अंदर मनी आए एंड इन्वेस्टमेंट्स आए, जिससे वो ग्रो करें।
रिमूविंग द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मतलब उसमें कंट्रीज जो फॉरेन मनी ज्यादा खर्च कर रही हैं कमाने से, उनमें उनके अकाउंट्स बैलेंस हो पाएंगे। फिर मैम मल्टीलैटरल ट्रेड और पेमेंट्स, जिसमें कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाए और एक दूसरे को पे कर पाए एक प्रॉपर नेटवर्क में कंपैरेटिवली वन ऑन वन करने के लिए। और मैम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी और इनकम को हाई करा, जिससे इकोनॉमी स्टेबल रहे कंट्रीज की एंड बिजनेस से जॉब्स क्रिएट और पीपल कैन अर्न मोर। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझाया आज इसने, ऐसे ही समझाना होता है। गुड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के तुम्हें ये 3 डेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में ही आती हैं। ये जितने भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसे शॉर्ट नोट या डिटेल में लिखने को कभी भी नहीं आता है, बहुत मतलब बिल्कुल ही रेयर चांस है। ये हमेशा एमसीक्यूज में ही आता है। तो आपको जैसे एमसीक्यूज में आपको ये 3 डेट्स पता होनी चाहिए। पहली बात कि ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई 44 में, जहां पे ये आइडिया का इंसेप्शन आया। फिर 27 दिसंबर 1945 को इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड उसके बाद एक आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट साइन हो गया और फिर इसने अपनी फाइनेंशियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दी मार्च 1 1947 से। तो इसका जो आर्टिकल 1 है उसने क्या कहा कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसको एक्सपेंड करना, उसमें स्टेबिलिटी लेकर आना, उनको लिक्विडिटी मेंटेन करना, कोई भी तरह का मल्टीनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स है उसको एस्टैब्लिश करना, उसका एक सिस्टम बनाना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम जनरेशन, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को स्पेशल असिस्टेंस देना और ऑल ओवर वर्ल्ड हमें लिक्विडिटी को एक्सपैंड करना कि पीपल कैन सेल, परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये उसका बेनिफिट था। गॉट इट?